जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। आज का डेली करंट में हम देखेंगे 10 मई का करंट अफेयर जो हम लोग का सेशन रेगुलर बेसिस में चलता आ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, मातृ दिवस मदर डे कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा दिन है। आज का दिन हम लोग मदर डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा मई महीने के दूसरे रविवार को। इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मदर डे हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरे रविवार का जिक्र हो रहा है। वर्ष 2026 में मदर्स डे 10 मई को मनाया गया है। 10 मई यानी कि आज की तारीख 10 मई को ये मदर्स डे मनाया जा रहा है। मदर्स डे 2026 का थीम द ग्रेट अनबर्डनिंग रखा गया है। द ग्रेट अनबर्डनिंग का थीम और उद्देश्य माताओं पर घर और समाज के बोझ को कम करना है। ध्यान दीजिएगा, माताओं पर जिस तरह से आज के डेट में महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं समाज संवेदनशील है, उसी को देखते हुए ये जो उद्देश्य रखा गया है, जिसमें कहा गया है माताओं पर घर और समाज के बोझ को कम करना है। आधुनिक मदर्स डे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधुनिक का बात हो रहा है। आधुनिक मदर्स डे की शुरुआत अन्ना जॉर्जियस ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अन्ना जॉर्जियस के द्वारा आधुनिक मदर्स डे का शुरुआत किया गया था। 1914 में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मदर डे को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। बहुत ही अच्छा बात है, राष्ट्रीय अवकाश की बात आपका अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कुछ और उसके संदर्भ सूची में। मदर्स का बात आता है तो मदर्स में हम लोग कहीं ना कहीं भारत माता को याद करना हम लोग के लिए स्वाभाविक सी बात होती है। और भारत माता का पहला प्रसिद्ध चित्र अगर बात करें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत माता का पहला प्रसिद्ध चित्र 1905 में अरविंदनाथ टैगोर ने बनाए थे। ये कहीं ना कहीं हम लोग स्वदेशी आंदोलन जिसमें हम लोग चला था, उस समय ये भारत माता का परिकल्पना आता है और उसमें कहीं ना कहीं भारत माता का चित्र का बात होती है। इस पेंटिंग का प्रारंभिक नाम बंग माता था, जिसे बाद में भारत माता कहा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक नाम जो दिया गया है भारत माता को, उसका नाम दिया गया था बंग माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विक्रम किस संगठन से संबंधित है? आप फोटो को एग्जैक्ट देख सकते हैं और उसमें आ रहा है प्रोजेक्ट विक्रम। इसका सीधा आपका संबंध रखता है आपका इसरो से, और इसरो से ये जो संबंध है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब व्याख्या कर लेते हैं इसरो के बारे में कुछ जानकारियां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और उनके प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। 15 अगस्त 1969 को स्थापित इसरो को मुख्यालय बेंगलुरु घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलुरु, है ना, और इसका जो स्थापना वर्ष है 1969 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड पढ़ लेते हैं। विक्रम 1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। मई 2026 में विक्रम 1 रॉकेट को अंतिम लॉन्च तैयारियों के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर भेजा गया। विक्रम 1 लगभग 300 से 350 किलोग्राम पेलोड को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। ध्यान देने वाली बात है, विक्रम 1 जो है लगभग 350 से 350 किलोग्राम पेलोड को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होती है। इसमें बात करता है विक्रम 1 में 3D प्रिंटेड रमन इंजन का उपयोग किया गया है। बहुत ही बड़ी बात है, रमन इंजन का प्रयोग इसमें लाया गया है। विक्रम 3201 एक स्वदेशी 32 बिट RISC माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए ये साइंस एंड टेक से हम लोग के संबंधित ये क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलते हुए चलेंगे आगे। और भी व्याख्या है, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर
VSSC द्वारा डिजाइन किया गया है। विक्रम 3201 का निर्माण मोहाली के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL में लिया गया है। विक्रम 3201 का उपयोग रॉकेट और सैटेलाइट के कंट्रोल एवं नेविगेशन सिस्टम पर किया जाएगा। ठीक है। विक्रम 3201 का सफल प्रशिक्षण PSLV C-55 मिशन प्राइम 2 मॉड्यूलर पर किया गया था। प्रोजेक्ट विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के सम्मान पर रखा गया है। ध्यान देने वाली बात है, ये विक्रम साराभाई के सम्मान पर रखा गया है। विक्रम श्रृंखला का पहला ऑर्बिटल रॉकेट था, जिसे नवंबर 2022 में प्रारंभ मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है शशि शेखर वेम्पति। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। CBFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जिसे आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है। इसका आम भाषा में अगर बोला जाए तो इसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था है। ध्यान देने वाली बात है, ये एक वैधानिक संस्था है जो सिनेमाघरों, टेलीविजन और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म, वीडियो और टीवी शो के प्रमाणित यानी सर्टिफाइड करती है। यह 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फिर बीच में हम लोग देख लेते हैं, और भी बहुत सारे व्याख्या दिया हुआ है। शशि शेखर वेम्पति को CBFC का अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा। शशि शेखर वेम्पति CBFC में प्रसून जोशी का स्थान लेंगे। इससे पहले प्रसून जोशी इस पद पर अधीन थे। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है, और प्रसून जोशी जो है वह प्रसार भारती का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शशि शेखर वेम्पति वर्ष 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं। शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती के पहले गैर नौकरशाह CEO थे। जनवरी 2026 में शशि शेखर वेम्पति को पद्मश्री, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? तो 2026 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आगे बता रहा है कि ये प्रमुख संस्थाएं और उनके वर्तमान अध्यक्ष की सूची है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में बहुत सारे संस्थाओं के नाम और उसके पद के जो नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये जो संस्था है, जैसे कि आपका CBFC सेंसर बोर्ड, शशि शेखर वेम्पति एक नया अध्यक्ष के रूप में आए हैं। प्रसार भारती के जो अध्यक्ष है प्रसून जोशी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहारी है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर अजय कुमार है। सेबी तुहिन कांत पांडे हैं, और NHRC यानी कि मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है वह न्यायमूर्ति B रामा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है आपका SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग S गोपाल कृष्णन को अध्यक्ष बनाया गया है, और मुख्य चुनाव उपायुक्त के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव उपायुक्त के CEC है वह है ज्ञानेश कुमार। नीति आयोग के CEO है निधि छब्बर, अतिरिक्त प्रभार के साथ अभी ये कार्यरत है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL इतिहास में 800 चौका लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप फोटो देख सकते हैं, ये जाने माने हस्ती हैं जिनको सभी को पहचानते हैं। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो सारे लोग इनको जानते हैं। इनका सही आंसर है आपका विराट कोहली। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। IPL में 8000 रन विराट कोहली
आईपीएल इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। बहुत बड़ी ये आंकड़ा है, 8000 का रन पहले और एकमात्र बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक 8 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम पर आता है। ध्यान दीजिएगा, 8 शतक लगभग विराट कोहली ठोक चुके हैं। एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले यानी कि साल 2016 के एक ही सीजन में 973 रन बनाने का उनका रिकॉर्ड आज भी अटूट है। इस तरह से कहीं ना कहीं विराट कोहली अपना रिकॉर्ड बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सब ध्यान में देते हुए चलिएगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू में और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू में। आगे है आपका देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बनने वाला राज्य कौन बना। बहुत ही बड़ी बात है, ये पेपरलेस न्यायपालिका कहीं ना कहीं बन चुका है। तो पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बनने वाला जो राज्य है उसका सही आंसर है आपका सिक्किम। और सिक्किम के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जो सिक्किम है, ये सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में उभरा था। ये 22वां राज्य आपका भारत का 22वां राज्य के रूप में बना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के एक सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा, 371 के एक में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करता है। भारत में शामिल होने से पहले सिक्किम पर नामग्याल राजवंश के चोंग्याल शासकों का शासन था। ये नामग्याल एक राजवंश है, उन्हीं में आपका कहीं ना कहीं आपका चोंग्याल शासक सिक्किम में राज करते थे। कंचनजंगा विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपका सिक्किम में ही स्थित है। सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन चुका है, यानी कि जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वह 100% कर रहा है आपका सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम आबादी वाला, बहुत ही बड़ी बात है, सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का पहला खुले में शौच यानी कि ओडीएफ राज्य बना था। आगे है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, एक भारतीय सैनिकों को समर्पित मंदिर भी आपका कहीं ना कहीं सिक्किम में है। और सिंघौर ब्रिज एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा सेंसेशन ब्रिज के रूप में आपका बनाया गया है, जो कि आपका सिक्किम में ही है। नाथुला भारत और चीन के बीच व्यापार का एक ऐतिहासिक दर्रा है। ध्यान दीजिएगा, नाथुला दर्रा आपका चीन सिक्किम से ही कहीं ना कहीं स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। एक है आपका तोस्मो लेक जो कि चांगू झील के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के किस रोबोट ने हाल ही में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सोचने वाली बात है, अब रोबोट भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, रोबोट का भी अपना धर्म और मान्य मतलब होगा। तो यहाँ पर लिखा है आपका एक जो रोबोट है उसका नाम है गाबी। चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है इसके पूरा व्याख्या। हाल ही में दक्षिण कोरिया के गाबी नामक रोबोट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। रोबोट का नाम है गाबी, याद रखने योग्य बात है। यह ऐतिहासिक दीक्षा समारोह 6 मई 2026 को सियोल के जोंग्यास मंदिर में आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, जोंग्यास एक मंदिर है जो कि सियोल में पड़ रहा है। रोबोट गाबी औपचारिक रूप से मानव भिक्षु है। मानव भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाने वाला दुनिया का पहला रोबोट बना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीकी और आध्यात्मिकता के बीच तालमेल बिठाने की पीढ़ी को धर्म से जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए बात कहा जा रहा है ताकि एआई तकनीकी और आध्यात्मिकता को बढ़ाया जा सके। इसी में कुछ आपका दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ जीएस है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपका सियोल है। यह शहर हान नदी, ध्यान दीजिएगा, यह शहर जो है हान नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा दक्षिण कोरियाई युआन है। इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग जीएस को भी कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो देश की राजधानी हो या वहां की मुद्रा हो या किसी भी देश में बसा हुआ कोई नदी हो, जिस भी परिदृश्य में हम लोग को लगेगा कि नहीं इसमें आपका कहीं ना कहीं जीएस डालना चाहिए, तो हम लोग जीएस डालते हुए कहीं ना कहीं आप लोग का हम मदद करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय शतरंज के किस युवा खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर IM का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है।
तो ये है अपार सक्सेना। चलिए देखते हैं अपार सक्सेना के बारे में। कर्नाटक के अपार सक्सेना ने रिकॉर्ड 5 हफ्ते में अपने तकनीक नॉर्म्स पूरे कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। हमने जगह इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीते हैं। 8 मई 2026 के केरल के जॉन सेंटी हाल ही में शतरंज के एक नए इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आपका जॉन सेंटी का भी नाम आता है। आगे है आपका आरण्यक घोष अप्रैल 2026 में भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी बने थे। ये तीनों का तीनों आपका जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। आरण्यक घोष, जैक सेंटी और अपार सक्सेना। आगे देखते हैं। समान ज्ञान और खेल से कुछ संदर्भ में आता है। ये शतरंज का बोर्ड है। आप इस तरह से शतरंज का बोर्ड खेले होंगे, देखे होंगे। इस तरह से शतरंज का बोर्ड आता है। इसमें आपका लिखता है कि समान ज्ञान और खेल के मामले में बोलता है कि मूलभूत जानकारी शतरंज का बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। 64 खाने होता है, जिसमें 32 खाने आपका कहीं ना कहीं काले रंग के होंगे और 32 खाने सफेद रंग के होंगे। मोहर की संख्या बोलता है प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहर होते हैं। कुल आपका 32 मोहर होंगे। इतिहास के बारे में बताता है शतरंज का जन्म भारत में हुआ था और इसे पहले चतुरंग कहा जाता था। ध्यान देने वाली बात है, इसका प्राचीन नाम जो है वह है आपका चतुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में जारी एनसीआरबी की भारत में आकस्मिकता, मृत्यु और आत्महत्या 2024 रिपोर्ट के अनुसार बड़े महानगरों में सबसे अधिक आत्महत्या दर किस शहर में दर्ज की गई है? तो वह शहर है आपका बेंगलुरु। सही आंसर इसका बेंगलुरु है। आत्महत्या के पिछले क्लास में देखे आत्महत्या के बारे में रिपोर्ट भी आया था। फिर आपका कहीं ना कहीं आत्महत्या को लेकर आपका क्वेश्चन बन रहे हैं करंट में। सर्वाधिक आत्महत्या वाला राज्य भारत के राज्यों में महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में सबसे ऊपर है, जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में आपका कहीं ना कहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आत्महत्या की दर 49.6 राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक दर्ज की गई है, यानी कि औसत से अधिक दर्ज हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महानगरों में उच्चतम दर अगर माना जाए तो महानगरों की श्रेणी में बेंगलुरु में सबसे अधिक आत्महत्या दर 20.1% लाख आबादी दर्ज की गई है। इस तरह से कहीं ना कहीं आत्महत्या से रिलेटेड आपका करंट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही में भारत के किस प्रमुख विरासत स्थल को वर्ल्ड मोमेंटम्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है? ध्यान देने वाली बात है, विरासत स्थल है जिसे वर्ल्ड मोमेंटम्स वॉच लिस्ट में कहीं ना कहीं जगह मिला है। तो ये है आपका मुर्शिदाबाद को। इस तरह से कहीं ना कहीं ये आपका एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे आपका यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया है। इसके बारे में देखते हैं। मोइदाम्स को 2024 में भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान देने वाली बात है, ये आपका 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची हेतु नामांकित किया गया है। रायगढ़ किला मराठा सैन्य परिदृश्य का एक प्रमुख किला है, जो कि कहीं ना कहीं आपका जो आपका पड़ता है वह मुर्शिदाबाद में ही पड़ता है, रायगढ़ किला। ठीक, चलिए आगे होता है शिवनेरी किला मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल प्रमुख किलों में से एक है। इस तरह से कहीं ना कहीं आपका ये करंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? एक विशेष है आर्गेनिया दिवस, और आर्गेनिया दिवस जो मनाया जा रहा है वह 10 मई को ही मनाया जा रहा है। देखते हैं ये क्या है। आर्गेनिया अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आर्गन के पेड़, ध्यान दीजिएगा आर्गन का पेड़ का बात हो रहा है, आर्गन के पेड़ के महत्व और पारिस्थितिकी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। आर्गन का पेड़ मुख्य रूप से मोरक्को के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका मोरक्को के शुष्क क्षेत्र में पाए जाएंगे।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने 3 मार्च 2021 को 10 मई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्गेनिया दिवस मनाने का जो जिक्र होता है वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA द्वारा मनाया गया है, जो बोलता है कि आपका कहीं ना कहीं 2021 को 10 मई को इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, आर्गन का पेड़ जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करता है। ये पेड़ इतना जलवायु के लिहाज में इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं परिवार जलवायु परिवर्तन को और मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करेगा। आर्गन ऑयल को तरल सोना, ध्यान दीजिएगा, आर्गन ऑयल को तरल सोना भी कहा जाता है। आर्गन ऑयल संदर्भ प्रसाधन और खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। संदर्भ यानी कि कहीं न कहीं हम लोग जो आपका संदर्भ प्राधान यानी कि एक प्रकार कह सकते हैं कि जो ब्यूटिशियन में ये अधिकतर काम आता है और खाना पकाने में भी उपयोग किए जाते हैं। आगे है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस द आर्गन ट्री कंजर्वेशन थीम के तहत मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? भारत का सैन्य मिलिट्री के संदर्भ में बहुत बड़ा ही पद होता है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बारे में देखते हैं तो आंसर है आपका NS राजा सुब्रमण्यम। इसके बारे में देखते हैं। NS राजा सुब्रमण्यम 21 मई 2026 से भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभालेंगे। NS राजा सुब्रमण्यम वर्तमान CDS अनिल चौहान का स्थान लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA के सचिव के रूप में NS राजा सुब्रमण्यम कार्य करेंगे। NS राजा सुब्रमण्यम वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS में सैन्य सलाहकार के रूप में अपना भूमिका निभा रहे हैं। NS राजा सुब्रमण्यम पहले थल सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और बिपिन रावत और अनिल चौहान के बाद NS राजा सुब्रमण्यम तीसरे CDS बने हैं। यानी कि पहले जो CDS के पद पर आसीन थे वह थे बिपिन रावत, उसके बाद अनिल चौहान और उसके बाद तीसरे नंबर पर NS राजा सुब्रमण्यम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नेवी स्टाफ यानी नेवी चीफ नियुक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा स्वामीनाथन है, इनको अगला नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले कुछ और व्याख्या है, इसको भी देख लीजिए। चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस पद की घोषणा की थी। 2019 याद रखने वाली बात है। यह पद आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर मारग्यारा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये पीटर मारग्यारा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं देख सकते हैं आप। इसका एग्जैक्ट आपका कहीं ना कहीं पिक्चर आ रहा है, आप इस पिक्चर को देख कर समझ सकते हैं। तो वो है आपका देश है हंगरी। इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। उन्होंने विक्टर ऑर्बन के 16 साल के शासन को समाप्त किया है। पिछले 16 साल से विक्टर ऑर्बन वहां पर कहीं ना कहीं शासन और सत्ता अपने हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने 9 मई 2026 को पद की शपथ ली। 9 मई 2026 को पद की शपथ लिए हैं। वे टिस्जा पार्टी, एक पार्टी है जिसका नाम है टिस्जा पार्टी के नेता हैं। चुनाव परिणाम उनकी पार्टी ने 199 में से 141 सीट के साथ भारी बहुमत जीत हासिल किए हैं। इसी में कुछ हंगरी से डिटेल है। हंगरी के बारे में मुख्य जानकारी इस प्रकार है। हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट है। नदी है एक डेन्यू नदी जो कि हंगरी से होकर गुजरती है और सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी जो है ये आपका डेन्यू को ही बता रहा है और मुद्रा जो है वो आपका एंग्रियन फॉरेस्ट है।
इसका मैप इस तरह से दिया गया है, आप लोकेशन को देख के समझ सकते हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं ये आपका कंट्री है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस हल्के लेकिन घातक हथियार का सफल परीक्षण किया है? यह है आपका तारा, नाम दिया गया है तारा। ये बोल रहा है DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर काम किए हैं, हल्के हैं लेकिन घातक है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस घातक हथियार का पूरा नाम तारा है। तारा यानी कि टेक्निकल एडवांस रेंज एग्रीमेंट्स है। प्रशिक्षण स्थल जो किया गया है, प्रशिक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर ITR में संपन्न हुआ है। यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइडर हथियार प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत की स्वदेशी है ग्लाइडर हथियार प्रणाली है। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो साधारण बमों को स्मार्ट गाइडेड बमों में बदल देती है, यानी साधारण बम को स्मार्ट गाइडेड बम के रूप में ये बदलेगी। 5 किलोमीटर की ऊंचाई से दागने पर ये 150 से 180 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। इसका प्राथमिक प्रशिक्षण जगुआर, ध्यान दीजिएगा, इसका प्राथमिक प्रशिक्षण जगुआर विमान से किया गया है। यह प्रणाली सुखई SU-30 मिकी और तेजस जैसे विमानों के लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त है। इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा ये जानकारी हम लोग को मिल रहा है। ठीक, ये हम लोग का कोचिंग है कंपटीशन जोन, जो कि बैंक, SSC, रेलवे, डिफेंस के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरा तैयारी करवाई जाती है। अगर SSC GD या अग्निवीर या ग्रुप D या झारखंड पुलिस या स्पेशल टारगेट बैच के लिए यदि आपको कोर्स करना है तो ये आपका एड्रेस है जामटोली रोड, नजदीकी केनरा बैंक, बेड़ो, रांची, झारखंड में, और इसके मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।